Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 8 दिसंबर का करेंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जो आपका एनटीपीसी हो जाए या फिर आपका सीएसएल हो, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है वो सारे एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग वीडियो से बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे नए चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को सीरियस करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो ये हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जागरूकता बढ़े और आईसीओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन में भूमिका निभाए। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जो कि 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, HL2M टोकामक रिएक्टर किस देश का सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है? द HL2M टोकामक रिएक्टर इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट डिवाइस ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है वो चीन का आपका उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिक उपकरण है। ठीक है, इसका नाम क्या है? HL2M टोकामक रिएक्टर। ठीक है, कहाँ का ये? चीन का सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है। ठीक है, क्या कहाँ का है? चीन का, और इसका नाम क्या है? HL2M। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि HL2M टोकामक रिएक्टर जो है वो चीन का एक सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए। HL2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है। दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में स्थिर रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूर्य कहा जाता है, क्योंकि यह प्रचंड गर्मी और शक्ति प्रदान करता है या पैदा करता है। ठीक है, तो ये था HL2M के बारे में, और ये जो है वो चाइना द्वारा विकसित किया गया है। तो चाइना के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया बीजिंग, और प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है वांग कुसेन, और करेंसी रेमनबी चलता है। इंपीरियर का नाम वहाँ हुंगडी है, और इंपीरियर का नाम हुंगडी है, इंपीरियर का नाम नहीं, जो वहाँ इंपीरियर है ना उनका नाम हुंगडी है। नेशनल असेंबली को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और लेजिस्लेचर को बोलते हैं द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये था चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कोरोना वायरस काउंटर मेजर्स को निधि देने के लिए देश के सबसे अमीर लोगों में से लगभग 12,000 लोगों पर करोड़पति कर लगाया है? क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड अ मिनोरिटी टैक्स ऑन सम 12,000 ऑफ द कंट्रीज रिचेस्ट पीपल ऑफ फंड कोरोना वायरस काउंटर मेजर्स? ये जो है वो अर्जेंटीना के संसद के द्वारा कोरोना वायरस काउंटर मेजर्स की निधि देने के लिए देश के सबसे अमीर लोगों में लगभग 12,000 लोगों पर करोड़पति कर लगाया। कहाँ के देश के संसद द्वारा लगाया गया है? तो ये अर्जेंटीना देश के संसद के द्वारा लगाया गया है। इस योजना के तहत 2,000 मिलियन से अधिक पेसो की घोषित संपत्ति वाले लोग अर्जेंटीना के धन पर 3.5% तक, देश के बाहर धन पर 5.25% तक प्रगतिशील दर को भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका 12,000 करोड़पति टैक्स लगाया गया है। कहाँ के संसद के द्वारा? अर्जेंटीना के संसद के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अर्जेंटीना की बात है तो कैपिटल हो गया इसका ब्यूनोस आयरस, और करेंसी है पेसो, यहाँ पेसो भी लिखा हुआ है। नेशनल लैंग्वेज इसका स्पेनिश है। तो ये आपका अर्जेंटीना के बारे में था, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में विस्तृत जानकारी था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपाल 8 दिसंबर को किस चोटी की संशोधित ऊंचाई की घोषणा करेगा? नेपाल विल अनाउंस द रिवाइज्ड
हाइट ऑफ विच पीक ऑन दिसंबर 8। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में नेपाल के द्वारा ये बताया जाएगा कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके बारे में 8 दिसंबर यानी आज ये बताया जाए। द नेपाल गवर्नमेंट हैड डिप्लॉयड एक्सपर्ट टू रीमेजर द माउंटेन हाइट आफ्टर स्पेकुलेशंस दैट इट इज हाइट ऑफ 8.84 मीटर्स यानी 8084 मीटर्स माइट नॉट बी एक्चुअल लेंथ आफ्टर 2015 नेपाल अर्थक्वेक। मतलब जो नेपाल में अर्थक्वेक आया 2015 में, तो उसके बाद इनका मानना है कि नेपाल के गवर्नमेंट का मानना है कि जो इसका हाइट, तो पहले जो एक्चुअल हाइट था 8,848 मीटर जो था, वो अभी है नहीं, या फिर ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, तो उसके बारे में ये श्योर नहीं है। तो इसलिए वो फिर से चाह रहे हैं कि जो आपका माउंट एवरेस्ट का हाइट है वो फिर से रीमेजर हो। ठीक है, तो ये 8 दिसंबर यानी आज ये उसके ऊंचाई के बारे में संशोधित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का चौथा प्रश्न था। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में सखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फार्मूला 2 रेस ड्यूरिंग द सखीर ग्रैंड प्रिक्स इन बहरीन ऑन दिसंबर 6, 2020? जिनका नाम जेहान दारूवाला है, जो कि 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में सखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए। ठीक है, किनका नाम क्या है? जेहान दारूवाला। ठीक है, ये 22 वर्षीय भारतीय F2 चैंपियन मिक शुमाकर और डैनियल टिकटम के खिलाफ रोमांचक लड़ाई के बाद शीर्ष पर उभरा। फार्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरे स्तरीय एकल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? जेहान दारूवाला। तो ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये पहले भारतीय बन गए हैं जो कि आपके सखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले, मतलब ये रेसर बन गए। इनका नाम क्या है? जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला, 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 दारूवाला। तो आप लोग को याद हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है, किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक? तो एडीबी के द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी किया गया है। तो एडीबी के बारे में जाकर देख लीजिए। हेडक्वार्टर्स का मनीला है यानी फिलीपींस में, और इसका प्रेसिडेंट मस्तस्कू अस्कावा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था एडीबी के बारे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया है? Which India teacher has been named as the winner of the Global Teacher Award 2020? तो इनका नाम रंजीत सिंह दिसाले है, जिन्हें आपके वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया। किनका क्या नाम का? रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, तो ये जो है वो आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, और ये जो है आपके रंजीत सिंह दिसाले हैं, ये हैं सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, और ये एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। ये जो अवार्ड जीते हैं वो पहले इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का अवार्ड मिला है। ठीक है, क्या नाम इनका? रंजीत सिंह दिसाले। तो ये था हमारा आज का 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द पेटा एज पर्सन ऑफ द ईयर 2020? तो इनका नाम जॉन अब्राहम है, जिन्हें पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। क्या नाम इनका? जॉन अब्राहम। तो ये बताइए, जो पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर उस बार चुना गया था यानी 2019 में चुना गया था, उनका नाम क्या है? तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम हैज बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय द पीपुल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा फॉर्म क्या होता है? पीपुल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। 2019 में जो बनाए गए थे पर्सन ऑफ द ईयर, उनका नाम आप लोग को कमेंट में बताना है। इस बार का जॉन अब्राहम जी हैं, काफी स्मार्ट हीरो हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू गिव फ्री कोरोना वैक्सीन टू ऑल द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री? तो ये फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि हम अपने सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का टीका देंगे। ठीक है, इसके पहले बांग्लादेश के द्वारा भी घोषणा किया गया था कि 2 करोड़ लोगों को मैं फ्री में मतलब
दूंगा, ये कोरोना वैक्सीन दूंगा। तो ये जो फिनलैंड कंट्री है, उनके उनके हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि जो हम अपने देश के नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन के टीका को मतलब उन लोगों के पास अलॉट कराएंगे, ठीक है। तो अब की पॉइंट्स क्या है वो देख लीजिए। तो की पॉइंट्स है फिनलैंड के बारे में। तो कैपिटल इसका फिनलैंड का हेलेंस्की हो गया, और जो करेंसी है वो यूरो हो गया। नेशनल लैंग्वेज इसका फिनिश है, और प्राइम मिनिस्टर सन्ना मरीन। ये जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि ये यंगेस्ट पीएम है, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन भी जाता है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हेलेंस्की जो इसका कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, और जो करेंसी चलता है इसका यूरो, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो था आपका फिनलैंड के बारे में था। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? विच बैंक हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट Rs 10 करोड़ टू द आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड? ये भारतीय स्टेट बैंक यानी आपका एसबीआई के द्वारा बोला गया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान देने का हम निर्णय करते हैं, यानी 10 करोड़ रुपए का योगदान हम दे सकते हैं। तो ये एसबीआई के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि हम 10 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। किसके लिए? आपके आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के रूप में, ठीक है। तो एसबीआई के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। फॉर्मेशन किया गया था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर्स का मुंबई है, और चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खरा, ठीक है। तो ये एसबीआई के बारे में फैक्ट्स था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके जो ये है ना आर्म फोर्स फ्लैग डे, तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन मैं नीचे कराऊंगा, आप लोग बस देखते जाइए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट में किया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हम लोग मोटिवेट होंगे, और आप मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो बस आप लोग, मेरा जो ताला है ना उसका चाबी आप लोग के पास में है, आप चाबी घुमाते हैं या नहीं घुमाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इट्स टोटल अप टू यू, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री क्रिकेटर कोरी एंडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? तो ये जो है कोरी एंडरसन जी, ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, और ये काफ़ी तोड़ू बल्लेबाज है। ये ऑलराउंडर थे, ठीक है, ऑलराउंडर थे। और इनके खराब फॉर्म होने के कारण, हालांकि इनका एज कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ है, अभी इनसे ज़्यादा एज वाले इंसान खेल रहे हैं, क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो ये इनकी फॉर्म अच्छा नहीं चलने के कारण ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और ये अपने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने का घोषणा इनके द्वारा किया गया है। क्या नाम इनका? कोरी एंडरसन। और कहाँ के बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर हैं? ये न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर है, ठीक है। काफ़ी तोड़ू बल्लेबाज है, काफ़ी मारते हैं, तो जो वो फॉर्म में रहते हैं ना, तो बॉलर का मतलब छोड़ ही दो, खाने वाला ये सिर्फ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्या भटनागर का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली दिव्या भटनागर पास्ट अवे, सी बार रिलेटेड टू विच एरिया? ये जो है दिव्या भटनागर, ये अभिनेत्री हैं, ये कला से संबंधित है, यानी अभिनेत्री हैं, ठीक है। ये आपका एक धारावाहिक आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो लड़की होंगी, जो हमारी बहनें होंगी, जो यहाँ पे कुछ लड़के भी होंगे जो आप ये रिश्ता क्या कहलाता देखे होंगे कभी, तो ये जो सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें इनके द्वारा अभिनय किया गया था। इनका नाम क्या है? दिव्या भटनागर। यह अभिनेत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला क्वेश्चन है, जापान, फ्रांस और एक कौन सा अन्य देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का योजना बनाया गया है? अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज प्लान्ड विद जापान, फ्रांस एंड विच अदर कंट्री? तो एक और कंट्री है, जापान है, फ्रांस है, और एक और कंट्री है जिसका नाम यूएसए है, जिसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का योजना बनाया गया, जो कि आपका 2021 में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, ठीक है। फैक्ट्स देख लीजिए। जापान, फ्रांस और संयुक्त अरब अमेरिका मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। जापान के निर्जन दूरस्थ द्वीपों में से एक पर आयोजित अभ्यास एक प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत प्रयासों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही हमले के खिलाफ बचाव के आधार पर अभ्यास करेंगे। तो ये जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसमें कौन कौन से कंट्री है? जापान हो गया, फ्रांस हो गया, और एक यूएसए हो गया। तो ये 3 कंट्री के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की घोषणा किया गया, जो कि मई के 2021 के मई में ये घोषणा किया गया, मतलब होने का ये अभ्यास 2021 में होगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? रवि पटवर्धन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो ये जो है वो एक अभिनेता थे जिनका नाम रवि पटवर्धन था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये मराठी शो
आगाबाई, सासूबाई और 1980 दशक के हिंदी फिल्मों जैसे तेजाब, अंकुश में अभिनय के लिए जाने वाले अभिनेता थे। ठीक है, तो ये आपके तेजाब और अंकुश सिनेमा में काम किए थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? रवि पटवर्धन। ये एक अभिनेता थे। तो ये 14वां प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर साल भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाता है? मैं बोला था ना कि मैं आपको आपका आर्म फोर्स फ्लैग डे पर क्वेश्चन कराऊंगा एक और। तो ये क्वेश्चन है कि व्हेन इज इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये हर साल 7 दिसंबर को आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। वार्षिक दिवस शहीदों और हमारे देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए ये आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 1949 को तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के अधीन एक समिति द्वारा 7 दिसंबर को सालाना झंडा दिवस मनाने की फैसला से हुई थी। ठीक है, तो ये जो है वो आर्म फोर्स फ्लैग डे है, जो कि हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन था, विच डिस्ट्रिक्ट बैग टॉप पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMGS-22? तो ये मंडी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जिसे मतलब आपके PMGS-22 के लिए GS-22 में इम्प्लीमेंट किया गया टॉप पोजीशन में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ये देख लीजिए आप लोग नीचे, रजवान अग्रवाल के द्वारा दिया गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्रश्न का आंसर दिया गया था। कुछ और प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का भी आंसर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। तो रजवान जी, आप इसी तरीके से हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपको जो भी लक्ष्य है उसको जल्द से अचीव करो और अपने घर, अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक है, तो जो प्रश्न था इसे इसमें एक पॉइंट दिया गया कि हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास प्रोजेक्ट्स का समापन हुआ। TCS के संस्थापक पूछा गया था। तो TCS के संस्थापक और भारत के IT उद्योग के पिता FC कोहली को नवंबर 2020 में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये प्रश्न इनके द्वारा दिया गया था। अगला था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के लेखक अभिषेक मकवाना का निधन हो गया। तो ये सब प्रश्न का आंसर दिया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बाद में दिया गया था कि PMGS-22 के कार्यान्वयन के लिए मंडी जिला शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इसमें और भी फैक्ट्स था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PMGS-22 कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश के शीर्ष प्रदान करने वाले 30 जिलों की सूची में घोषित की गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGS-22 के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। तो ये हिमाचल प्रदेश के जिला था जिसका नाम मंडी था, जो कि आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपके फर्स्ट स्थान पे इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इस प्रश्न का भी आंसर दिया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बारे में भी ये फैक्ट्स लिखे थे। तो ये कुल मिलाकर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया। तो आप लोग अगर जो इस आंसर को देख रहे होगे तो आप लोग इंस्पायर्ड हो ही रहोगे कि इतनी सारी चीज़ों को इनके द्वारा कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया। और अगर जो ये लिखे हैं तो अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई मिस होने वाला क्वेश्चन। तो भाई आप लोग भी लिखिए, आप लोग भी कमेंट में आंसर किया कीजिए। ये आप लोग के लिए ही है, अगर जो आप लोग देते हो तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा काम करने वाला है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग बाय ओकला? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग बाय ओकला? 100, 120, 131, 143, यानी 100, 120, 131, 143। तो इंडिया का रैंक ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के रैंकिंग जो ओकला के द्वारा दिया गया है उसमें कौन सा स्थान इंडिया का है? इसमें ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर उसमें कोई और अन्य प्रश्न पूछा हूं तो उस प्रश्न के आंसर भी आप लोग को कमेंट में ज़रूर देना है। तो चलिए, यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।